हाँ, तो आज का हमारा विषय है 1867 का सुधार विधेयक। प्यारे छात्रों, मैं पिछले लेसन में आपको 1832 के सुधार अधिनियम के बारे में बताया था और उसमें हमने ये देखा कि उस अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थी। मताधिकार के क्षेत्र को विस्तार तो दिया, लेकिन संपूर्ण लोगों को मताधिकार समानता के स्तर पर नहीं मिला था। इसलिए इस समय 1867 में एक और सुधार विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो इंग्लैंड में उदारवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और ये देखा गया कि 1867 में जो वहाँ का प्रधानमंत्री था जॉन रसल, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उनके स्थान पर डिज़रेली को प्रधानमंत्री बनाया गया। चूंकि डिज़रेली उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में सुधार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और सबसे पहले उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि मतदान की सीमाओं को घटाते हुए बरों में कर देने वाले प्रत्येक गृहस्थ को मतदान का अधिकार दिया जाए। यह प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा काउंटियों में 12 पाउंड वार्षिक लगान देने वाले गृहस्थ को मतदान का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित था। हालांकि उनके प्रस्ताव का संसद में विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी थोड़ी बहुत सुधार के बाद उन्होंने उस विधेयक को प्रस्तुत करने में सफल रहा। और इसमें एक और प्रस्ताव था कि 7,50,000 नए मतदाता तैयार होने की संभावना थी। विरोध के बाद भी इस सुधार विधेयक को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने पर जो प्रावधान अधिनियम में उन्होंने लगाया, उसको देखने से ऐसा पता चलता है कि निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कदम था। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। महत्वपूर्ण बात जो है उसको कहते हैं हम अधिनियम की धाराएं। क्या क्या धाराएं थी? अधिनियम की धाराएं। तो सबसे महत्वपूर्ण धारा, पहला धारा इसमें था कि जो काउंटी होता था, काउंटी में 2 पाउंड लगान देने वाले जो स्वतंत्र भूमि स्वामी थे का मतदान अधिकार को पूर्ववत रखा। उसके पश्चात जो पट्टेदारी लोग थे, जो पट्टेधारी भूमि स्वामी थे, उनके जो मताधिकार की योग्यता को आधा कर दिया गया। दूसरी बात ये प्रावधान था उसमें कि जो 12 पाउंड वार्षिक लगान देने वाले जो किसान थे, जो भूमि स्वामी थे, उनको भी मताधिकार प्रदान किया गया। तीसरी बात उसमें यह प्रावधान किया गया 1867 का सुधार विधेयक में कि बरों में सभी मकान मालिक एवं 10 पाउंड किराया देने वाले सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान किया गया। चौथी बात इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया वो ये था कि प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुधार किया गया। जिन बरों की संख्या 10 लाख से कम थी, वो केवल एक ही प्रतिनिधि अब संसद में भेज सकते थे। इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रणाली को व्यवस्थापित किया गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में भी परिवर्तन किया गया। जैसे 11 छोटे छोटे जो बर थे, उनके प्रतिनिधि भेजने के जो अधिकार थे उसको वापस ले लिया गया और उनके स्थान पर नए ऐसे बर जिनकी संख्या 10,000 से कम थी, केवल एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इससे 52 स्थान वहां पर रिक्त हो गए और उन 52 स्थानों को नए नगरों को आवंटित किया गया। नए नगरों को आवंटित करने से उनको 3-3 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही जो विश्वविद्यालय और धर्माधिकारी थे, उनको भी
मताधिकार का प्रदान इस अधिनियम से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इनकी अधिनियम की जो धाराएं थी वे मूल रूप से मताधिकार से संबंधित थी। मताधिकार जो प्राचीन समय में योग्यता के आधार पर उसको जो सीमित कर दिया गया था, इस अधिनियम में हम देखते हैं कि उसको विस्तार दिया गया और अधिक से अधिक लोगों को मतदाता का अधिकार प्रदान करना इस अधिनियम की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब उसके बाद हम देखते हैं धाराओं के बाद ये हम चार प्रावधान इसमें महत्वपूर्ण रहे थे जिसको मैं बताया। उसके बाद इसका हम देखेंगे महत्व। इस अधिनियम की इंग्लैंड के उदारवाद में या इंग्लैंड के राजनीतिक सिस्टम में इसकी क्या महत्व हुआ। तो सबसे पहला इसका महत्व है, यह विधेयक जो है प्रजातांत्रिक विधेयक था। यह महत्व होता है प्रजातांत्रिक राज्य स्थापित करने के दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका परिणाम देखने को मिला वो ये था कि मजदूरों को महत्वपूर्ण स्थान मिला इस विधेयक के लागू करने से। तीसरी बात हमको ये देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक शक्ति है, इंग्लैंड की जो राजनीतिक शक्ति है वो कुलीन हाथों से निकलकर वो आ गई जनता के हाथों में आ गई। चौथी जो महत्व इसका हमको देखने को मिलता है, राजा की शक्ति का इसमें ह्रास हुआ। राजा की शक्ति जो सर्वाधिकारी होती थी, ये राजा की शक्ति कम हो गया। पांचवी बात ये देखते हैं हम कि जो लॉर्ड सभा की शक्ति जो थी, लॉर्ड सभा की शक्ति भी कम हो जाती है और जनता के जो मंत्री और उनके मंत्रिमंडल की शक्ति में भी वृद्धि होती है। राजनीति में जो कॉमन सभा का जो प्रभाव था, उनके स्थान पर हम देखते हैं कि सीधे जनता के कॉमन सभा का जो महत्व था, उनके स्थान पर जनता के प्रभाव का सूत्रपात होता है। तो ऐसे 5 महत्व इस धारा का हमको देखने को मिलता है जो महत्वपूर्ण थे उसमें। उसके बाद देखो इसका 1867 का जो सुधार अधिनियम है वो अपने आप में पूर्ण था ऐसा नहीं है। उस समय के तत्कालीन विद्वानों ने या राजनीतिक पंडितों ने इस अधिनियम की आलोचना भी किए हैं, जैसा कि हर विधेयक का आलोचना होता है। लेकिन उस आलोचना के बाद भी यह विधेयक इंग्लैंड में प्रजातांत्रिक दिशा में एक सुधार का कदम था। आलोचना करने वालों में जैसे मुख्य रूप से लॉर्ड डर्बी था। डर्बी ने इस विधेयक को अंधेरे में छलांग कहा है। अंधेरे में छलांग निरूपित किया। इसी प्रकार कार्लाइल नामक विद्वान ने इसको तेजी से गिरता हुआ न्याग्रा के रूप में निरूपित किया है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण कमियां इस 1867 के विधेयक में जो मिलता है वो ये था कि उग्रवादी असंतुष्ट ही हुए और कृषक मजदूरों को कोई विशेष अधिकार इस अधिनियम से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम आलोचनाओं के बाद भी यह जो है इंग्लैंड के इतिहास के लिए प्रभावशाली सिद्ध हुआ। सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर दिया इन्होंने इंग्लैंड में। इसने काउंटियों में जो मताधिकार का क्षेत्र को विस्तृत किया और साथ ही बरों में जो पुरुष लोग थे उनको सार्वजनिक मताधिकार स्थापित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह विधेयक जो 1867 में पारित किया गया, क्रियात्मक रूप से इंग्लैंड के राजनीति में यह जो है जनतंत्र की स्थापना करने में सफल रहा। तो ये था 1867 का सुधार विधेयक अधिनियम। इंग्लैंड के उदारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस पर प्रश्न आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1867 के सुधार विधेयक पर एक निबंध लिखिए, इनकी धाराओं और इनके महत्व का वर्णन करते हुए इनके प्रभाव पर प्रकाश डालिए, या इंग्लैंड में उदारवाद की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ऐसा यदि प्रश्न किया जाता है तो 1832 और 1867 दोनों के अधिनियम को लिखते हुए इनके गुण और दोषों का वर्णन करते हुए साथ में इनकी आलोचना का भी थोड़ी सी वर्णन करते हुए निष्कर्ष लिखने से आपका ये जो टॉपिक्स में बहुत अच्छा उत्तर
बन पाएगा ऐसा मेरा विश्वास है। और तो परीक्षा की दृष्टि से यह जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा